नमस्कार मित्रों, यह है पेश नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप भंडू। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, बेहतर होंगे। कई दिनों से कयास हो रही है कि बांग्लादेश में दोबारा तख्ता पलट होने वाला है। यहाँ पर हिंदुस्तान के यूट्यूबर दिन में 4 बार ये लिखते हैं कि तख्ता बस उठ पलटने वाला हूँ। ढाका की गलियों में सेना उतर गई है। तो 5-6 दिन से मैं भी इंतज़ार कर रहा था कि कब तख्ता पलटेगा, लेकिन अभी मैंने समाचार सुना तो कोई स्थिति वैसी की तैसी है। लेकिन इस बार ये देखने में आया है कि छात्र प्रदर्शन दोबारा शुरू हुए हैं। छात्र प्रदर्शन में एक नई पार्टी बनी है, एनसीपी, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। वो चाहते हैं कि हमने प्रदर्शन किया है शेख हसीना के विरुद्ध, तो हम ही बांग्लादेश के हर्ता-कर्ता या प्रधानमंत्री वगैरह बन जाए। उधर से जमात इस्लामी ये चाहती है कि जो यूनुस है वो लगातार शासन पर बने रहे, क्योंकि उनका जो एजेंडा है वो उससे पूरा हो रहा है। वो चाहते हैं कि मोहम्मद यूनुस लगातार 5 साल तक बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र बने रहे। अच्छा, उन्होंने भी परसों एक अनाउंसमेंट की है 2-3 दिन पहले कि मैं दबाव में काम कर रहा हूँ, मैं इस्तीफ़ा देना चाहता हूँ। अगर दबाव मुझ पर बना रहा तो मैं काम नहीं कर सकता हूँ और मैं चाहता हूँ कि बांग्लादेश में रिफॉर्म हो। 5 अगस्त 2024 से वहाँ पर वो तख्ता पलट हो गया। उसके बाद से 8 अगस्त को उन्होंने शासन की बागडोर संभाली, लेकिन अभी तक हमने कुछ नहीं देखा है कि उन्होंने कौन सा रिफॉर्म किया बांग्लादेश में। उल्टा उन्होंने ये किया कि हिंदुस्तान के साथ पंगे लिए। पहले हिल्सा मछली जो दुर्गा पूजा पे बंगालियों की ज़रूरत है वो बंद कर दी। फिर ये अमेरिका को अपने साथ लाने की कोशिश की हिंदुस्तान के विरुद्ध में और चाइना के विरुद्ध में, और उसके बाद चाइना को से कहा कि आप ये जो वहाँ की नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट्स इंडिया की हैं उनका कोई सी रूट नहीं है, यानी कि इनडायरेक्टली उनसे कहा कि तुम हमारे जो इलाके हैं लाल मंजीर हाट वगैरह पे बेस बना लो, ताकि तुम 7 सिस्टर्स जो है हिंदुस्तान की उन पर कब्जा कर सकते हो। और हिंदुस्तान के उसने कई प्रोडक्ट्स पर पाबंदी लगा दी है। हिंदुस्तान के खिलाफ वो दिन में 10 बार बयान देने लगे थे। जब उनसे पूछा गया कि आपके शासन में हिंदुओं पर बड़े अत्याचार हुए, उनके मकान जलाए गए, उनको मंदिर जलाए गए, तो वो कहते थे कि ये दरअसल जो वहाँ के हिंदुओं ने अवामी लीग, शेख हसीना की अवामी लीग को सपोर्ट किया था, इसलिए उनके खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है। लोग उनसे नाराज़ हैं। वहाँ के एक जो वहाँ का धर्मगुरु था उसको भी जेल में डाल दिया। शेख हसीना पर कई केस लगा दिए गए हैं कोर्ट में, एफआईआर लॉन्च की गई उनके खिलाफ कई केसों में। जैसे कि शेख हसीना ने भी यूनुस पर बहुत से केस लगाए थे, जब वो आ गए तो उन्होंने केस हटा दिए। इसी तरह से शेख हसीना ने बीएनपी जो है वहाँ की खालिदा वाजिद की पार्टी है उस पर केस लगाए थे और उनको करप्शन के केस में सज़ा भी मिली थी। लेकिन जब ये नई सरकार आई यूनुस की तो उन्होंने उनको छोड़ दिया। पावर में आने के बाद मोहम्मद यूनुस ने क्या किया कि उसने अवामी लीग को पर पाबंदी लगाई। वो ये शासन है जिसका कोई मैंडेट है ही नहीं, ना इसको लोगों ने चुना है, ना फौज ने चुना है उसको। लेकिन वो अमेरिका की उनकी जो पुरानी सरकार थी उनके दम पर वो
राष्ट्रपति बना। वैसे ये मुस्लिम देशों में एक प्रथा सी बनी हुई है, जिसको कोई नहीं चुनता है वो वहाँ का राष्ट्रपति बनता है। जैसे सीरिया में जवलानी राष्ट्रपति बन गया, उसको किसने चुना किसी को पता नहीं है, और जिसके साथ अब ट्रंप भी हैंडशेक मिलाए और उनके साथ काम करना चाहते हैं। इसी तरह से यूनुस भी करना चाहता है, लेकिन जो वहाँ की एक पार्टी है जिसकी कुछ परसेंटेज वोट है, वो चाहते हैं कि इस्लामी निज़ाम करने के लिए यूनुस हमारे लिए ठीक है, अगर वो बना रहे तो हम अपना एजेंडा पूरा कर सकते हैं और हम यहाँ पर हम शरिया लागू करवा सकते हैं। अमेरिका के साथ जब शासन में आने से पहले उन्होंने अमेरिका के साथ डील की थी कि हम आपको एक कॉरिडोर देंगे म्यांमार से बांग्लादेश तक, चिटागांग डिस्ट्रिक्ट जो चिटागांग पोर्ट है वहाँ तक जाने के लिए, ताकि हम रोहिंग्या जो वहाँ से उनको सहायता पहुँचा सके। लेकिन अमेरिका का मकसद वहाँ पर बेस बनाना और चीन और भारत पर नज़र रखने का है। और ये हमें पता है कि शेख हसीना का भी तख्ता पलटा दिया गया जब उन्होंने सेंट मार्टिन द्वीप अमेरिका को देने से मना कर दिया। अमेरिका किसी तरीके से साउथ एशिया और चाइना पर नज़र रखने के लिए इस एरिया में घुसना चाहता है। तो शेख हसीना ने देने से मना कर दिया, तो उसको वहाँ से निकाल दिया। आर्मी ने उसको सपोर्ट किया, पहले आर्मी ने सपोर्ट, वक़्र-उज़-ज़मान जो है उन्होंने कहा कि हम आर्मी जो शेख हसीना के टाइम प्रदर्शन हो रहे थे, हम उन पर हथियार नहीं उठाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे, तो वो तटस्थ रहे और शेख इसको इनडायरेक्टली मोहम्मद यूनुस को सपोर्ट किया। लेकिन उनको जब लगा कि मोहम्मद यूनुस हो, उनको देश की चिंता नहीं, अपने आप को स्थापित करने के लिए वो ऐसे समझौते करना चाहते हैं, ऐसी बातें करना चाहते हैं, ऐसे प्रोग्राम पर चलाना चाहते हैं जिससे कि वो शासन में बने रहे और बांग्लादेश बिक भी जाए। लेकिन जब ये पहले बात हुई थी, जब वो शासन में आए थे, तो उन्होंने कहा था मेरा काम होगा आते ही चुनाव करवाना है। लेकिन वो कह रहे हैं कि मुझे सुधार करने हैं, तो उसके बाद ही मैं चुनाव करवाऊंगा। आर्मी के जो वक़्र-उज़-ज़मान है उनके कान खड़े हो गए कि यार ये चुनाव वगैरह करने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ये तो सिर्फ अपने आप को स्थापित करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। और जमात इस्लामी भी इसी बात में इंटरेस्टेड है। जब वो वहाँ के जो फौजी चीफ थे वक़्र-उज़-ज़मान, वो रशिया गए थे, तो यहाँ से यूनुस ने कई अधिकारियों को, फौजी अधिकारियों को हटा दिया और एक एडवाइज़र किया, उसके बाद भी एक एडवाइज़र, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी किया था, जो वक़्र-उज़्-ज़मान की सोच से इख्तिलाफात रखता है। अब यह है कि वहाँ की जो सेना है, इस सिलसिले में आगे मैं बात बढ़ रहा हूँ, वहाँ की सेना है उसमें भी दो दड़े हैं। एक दड़ा है वक़्र-उज़्-ज़मान का, जो कि देश चाहता है कि देश शांति से चले और प्रगति करे। दूसरा दड़ा है उनके जो खिलाफ है, जो BNP के समर्थक हैं या जमात इस्लामी से जुड़े हुए हैं या जिनके कोई पर्सनल इंटरेस्ट है, वो किसी तरीके से उसको हटाना चाहते हैं वक़्र-उज़्-ज़मान को। लेकिन वक़्र-उज़्-ज़मान को सूचना मिली थी कि तुम्हारे खिलाफ साजिश हो रही, तो उसने वो जो विद्रोह था कुचलने की कोशिश की और थोड़ा सा कमान उन्होंने अपने हाथ में ले ली। सुनने में आया था उसके बाद जो वक़्र-उज़्-ज़मान है उसने ढाका की गलियों में फौजें भेज दी और भी कहीं पर फौजियों की तादाद बढ़ा दी बख्तरबंद गाड़ियों के साथ। अच्छा, उन्होंने कहा था, जो हमारे वहाँ के राष्ट्रपति थे यूनुस साहब, तो उन्होंने कहा था मेरे आने से बांग्लादेश में प्रगति होगी
और हालात ठीक हो जाएंगे, लेकिन हुआ उल्टा ही। हिंदुस्तान के साथ कारोबार बंद हो गया। उन्होंने जो वहाँ से जो उनको लैंड पोर्ट सुविधा भारत ने दी थी वो भी बंद कर दी उनके कारनामों के कारण। और डीजल वाली जो पाइपलाइन वहाँ तक जो बांग्लादेश के कोने कोने में जाने वाली थी उस काम पर भी रोक लगा दी। अगर भारत पूरी तरह से उनको बाइकआउट करे तो उनकी हालत और ख़राब हो जाएगी, शायद वो पाकिस्तान से भी बुरी हालत हो जाएगी। एक ज़माना था जब पाकिस्तान के लोग भी ये कहते थे, देखिए बांग्लादेश हमारा हिस्सा था और 71 में आज़ाद हुआ, लेकिन वो आगे तरक्की कर रहा है, देश उनका आगे बढ़ रहा था। जब शेख हसीना थी तो बढ़ रहा था, लेकिन शेख हसीना के जाने के बाद देश बिल्कुल बुरी हालत हो रही है और जो है गुंडागर्दी, चोरी डकैती आम बांग्लादेश में हुई। इस सिलसिले मुझे एक ही बात कहनी है, जो यूनिस है वो चाहता है कि मेरा शासन बना रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा खींचना चाहते हैं। और जो वहाँ के वकार जमान है वो उनको कह रहे हैं कि 31 दिसंबर से पहले चुनाव होने चाहिए, नहीं तो आर्मी कार्रवाई करेगी। इस सिलसिले में मैंने ये आपको भी शायद जानकारी है कि जो बांग्लादेश का इतिहास रहा आज़ादी के वो भी खूनी रहा। पहले शेख मुजीबुर रहमान बन गए, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की, उनको फौजियों ने हटा दिया, परिवार के साथ ख़त्म कर दिया, खाली शेख हसीना और उसकी बहन बच गई। उसके बाद बीएनपी आ गई। बीएनपी जब पावर से उतर गई तो शेख हसीना ने उनके ऊपर केसेस किए, उनको गिरफ्तार करवा दिया। अब यूनुस आ गए, फिर शेख हसीना ने यूनुस के खिलाफ भी कार्रवाई की, उसके खिलाफ मुकदमे दायर कर दिए। अगर ये जो वकार जमान है, अगर वो जल्दी कार्रवाई नहीं करते हैं तो उसको मार दिया जाएगा। उसके मारने के बाद वो यूनुस पूरी तरह से काबिज हो जाएगा। अब देखना है पहले शेख ये जो क्या बोलते हैं उसको यूनुस मर जाएगा या वकार जमान, क्योंकि बांग्लादेश के इतिहास के मुताबिक दोनों में से किसी को मरना है। लेकिन जो सोच वक्र जमान की है कि बांग्लादेश बड़ी शांति से पावर ट्रांसफ़र हो, वो शायद मुमकिन नहीं है। और मेरी ये भविष्यवाणी लिख लीजिए, अगर जितनी वो देरी करते हैं वक्र जमान, आखिर में वही मारे जाएंगे और जो देश है जमात इस्लामी के हाथों में पूरा चला जाएगा, और जिससे बांग्लादेश के आम नागरिकों को भी नुकसान होगा और जो फॉरेन हिंदुस्तान को भी नुकसान होगा और फॉरेन पावर्स की दखल अंदाजी बढ़ जाएगी। जैसे आपने पहले ही सुना है, चाइना को लाल मुनीर हाट की जो एयरबेस देना चाहते हैं और उनको बोलते हैं यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। चाइना पता है कि अगर वो पानी के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए बदले पानी की बोतल के लिए खून की बोतल चाहिए। आप खुद अंदाज़ा कर सकते हो कि बांग्लादेश का क्या होने वाला है। उससे हिंदुस्तान में और भी ये आएंगे, क्या बोलते, शरणार्थी आ सकते हैं। भारत में तो शरणार्थियों का बोझ पहले से ही बढ़ गया है। यहाँ से भारत भी कोशिश कर रहा है कि बांग्लादेश के जो शरणार्थी है उनको वापस भेज दिया जाए। वहाँ से रोहिंग्या की हालत भी ख़राब है, वो भी बांग्लादेश में क्या तांडव करेंगे। हिंदुस्तान को भी थोड़ा सा खतरा रहेगा, लेकिन बांग्लादेश पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। और उसके बचने की हम जो वकार जमान है उसके बचने की प्रार्थना कीजिए, शायद आपकी प्रार्थना से वो बच जाए। हमें ये उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट करना ना भूलेंगे। नमस्कार।